नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, अपने राज्य में इस समय विभिन्न फसलों में सफेद लट कीट का प्रकोप मुख्य रूप से देखने में आता है, जिसके कारण फसलों को भारी नुकसान होता है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय पर इस कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी उपायों को अपनाएं। तो किस प्रकार से करें सफेद लट का नियंत्रण, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अभी अपने मूंगफली के खेत में खड़े हैं। खरीफ सीजन के अंदर जो मेन इंसेक्ट रहता है लट, उसकी बहुत बड़ी समस्या रहती है राजस्थान के अंदर मूंगफली में, बाजरे में। सही समय पर अगर इसका ट्रीटमेंट कंट्रोल अपन नहीं कर पाते तो इसका नुकसान अनलिमिटेड होता है, पूरी फसल भी कई बार चौपट हो जाती है। सफेद लट कीट मूंगफली, बाजरा, जवार, गन्ना, तिल फसलों की जड़ों को खाकर हानि पहुंचाती है। सफेद लट की सही पहचान करके समय पर रोकथाम करके किसान अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो आज अपन बात करेंगे कि लट का जो जीवन चक्र है वो शुरुआत जैसे ही मानसून की प्रथम बरसात होती है 15 मई के बाद में 9 सेंटीमीटर से ऊपर, तो इसका जीवन चक्र चालू जाता है। स्टार्टिंग के अंदर ये भंवरा बनता है, जिसको भ्रंग बोलते हैं अपने। तो ये पेड़ों पे इसका निवास होता है और शाम के टाइम पे अंडे देने की इसकी प्रक्रिया होती है, गोदुली बेला के टाइम के ऊपर। सफेद लट कीट के लिए मानसून पूर्व या मानसून की पहली वर्षा के साथ जब प्रौढ़ शाम को बाहर निकलकर झुंड में उड़ान भरते हुए पोषक पेड़ों पर पहुंचे, तो इन पेड़ों के नीचे प्लास्टिक सीट या चादर को बिछाकर पेट्रोमैक्स के प्रकाश में रात करीब 9 बजे लंबे बांस के डंडों से पेड़ की डालियों को हिलाकर प्रौढ़ नीचे गिराएं और उन्हें एकत्रित करके मिट्टी के तेल युक्त पानी में डालने पर नष्ट हो जाते हैं। इस कीट के प्रौढ़ भृंग प्रकाश पर अधिक आकर्षित होते हैं, तो रात में इन पोषक पेड़ों के पास प्रकाश प्रपंच लगाना चाहिए। रात 7 बजे से 10 बजे तक प्रकाश करने से प्रौढ़ों के प्रकाश प्रपंच में फंसने की अधिक संभावना रहती है, बाद में उन्हें नष्ट कर दे। इस तरह समेकित उपायों को अपनाकर किसान सफेद लट कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। प्रारंभिक रूप से अगर अपने इसको कंट्रोल करें तो सबसे पहले अपने को जो पेड़ पौधे होते हैं खेत के अंदर, उनके अंदर अपने को भंवरे को नष्ट करने के लिए या तो अपन इंसेक्टिसाइड का वहाँ स्प्रे करवा दें या उन पेड़ों के नीचे कोई केमिकल रसायन डाल के गमलों में और उसको कर दें, ताकि इसकी जो IPM के तहत इसका 90% इसका भंवरा अंडा नहीं दे पाए, भ्रंग जिसको बोलते हैं, वो अंडा नहीं दे पाए। इसके बाद में भी कई बार अपने देखते हैं कि इसका मतलब काफ़ी संख्या में इसकी जनरेशन ज़मीन के अंदर पैदा हो जाती है। तो उस समय सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट अपना यही रहता है कि जैसे ही अपने को लगे भाई लट का अटैक है, तो अपन क्विनाल फोस 25 EC 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत के अंदर ब्रॉडकास्ट करवा दें और पानी पिला दें, जिससे ये आसानी से कंट्रोल इसको किया जा सकता है। और IPM के तहत दूसरा सिस्टम ये कि जैसे जो लट है, मान लो अपन ने लाइट ट्रैप लगा दिए, तो भी लाइट ट्रैप के हिसाब से भी इसके नर और मादा को अट्रैक्ट करके अपने इसकी संख्या को कम कर सकते हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो किसी क्षेत्र में अत्यधिक पानी के जमा होने के कारण होती है। यह अक्सर भारी बारिश का नतीजा है। अपने प्रदेश के झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़ जिलों में भारी वर्षा से बाढ़ जैसे हालात देखने में आ रहा है, जिसमें किसान और मवेशियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में अगर किसान पहले से ही इस आपदा से निपटने की तैयारी कर ले तो बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान से काफी हद तक बच सकते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर SA रब्बानी से। देखिए किसान भाई, प्रत्येक साल जो है कुछ कहीं न कहीं जो है बाढ़ आता है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारे किसान भाइयों को झेलना पड़ता है। और इसी यही समय है जो कि आपका जब बिचरा लगाने से लेके फल पकने तक, इसी बीच में जो है बाढ़ का प्रकोप होता है। और हमारा जो है जब भी मेहनत जो है जो बिचरा में हो या रोपनी में हो या धान पकने तक जो है, ऐसी स्थिति में अगर बाढ़ आ जाती है तो काफ़ी नुकसान होता है। पूरा खेत अगर हमारा बर्बाद हो जाता है और दोबारा लगाना धान संभव नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में किसान भाई हम लोग नकदी फसल जैसे तोरिया, कुल्थी, उड़द, जैसे उड़द में T9 नवीन वैरायटी पंत उड़द 30 या आप आगात आलू वगैरह के लिए आप तैयार करें, ये आपको और इसको लगा सकते हैं, इसका फायदा ले सकते हैं और कमा सकते हैं।
बाढ़ सभी प्रकार के आपदाओं में से सबसे अधिक व्यापक और बार बार होने वाली आपदा है। इसके परिणाम मृत्यु, विनाश, बीमारी और विस्थापन है। बाढ़ को हम एक बड़ी घटना के रूप में देख सकते हैं, जिसके कारण पानी की बहुत अधिक मात्रा अनियंत्रित अवस्था में एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। बाढ़ के कारण आवागमन के समस्त साधन लगभग बंद हो जाते हैं। ऐसे में किसान अपने पशुओं को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं। किसान भाई जो पशुपालक किसान हैं, जो पशुपालन करते हैं, और तो उनके लिए खास करके ये है कि जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और बाढ़ की संभावना बनी रहती है, तो इससे किसान भाई सबसे पहले तो अपने पशुओं को रखने के लिए और खुद अपने सुरक्षित रखने के लिए ऊंचे स्थल का चयन कर ले जहाँ पर पशु जो है सुरक्षित हो, और उनके चारे का भी व्यवस्था जो है, कम से कम सूखे चारे का भी व्यवस्था जो है पहले से वो कर ले, ताकि वो उनका जो है उस समय जो है आपको जो पशुओं को जो है भूखा न रहना पड़े और चारा उपलब्ध हो जाए। वैसे तो कुदरती आपदा के सामने सब बेबस नजर आते हैं, फिर जिन इलाकों में हर साल बाढ़ का खतरा रहता है उन्हें पहले से ही अपने स्तर पर तैयारी करके रखनी चाहिए, जैसे कि पशु आहार की व्यवस्था। इसके तहत किसान पॉलिथीन में दाना मिश्रण, विटामिन, खनिज लवण आदि को एकत्रित करके रखें, जिसकी विपरीत परिस्थितियों में इनका प्रयोग कर सके। बाढ़ आने के समय पशुओं को शीघ्र ही ऊंचे स्थान की ओर ले जाए, जहाँ पर बाढ़ पानी न आ सके, और बारिश से बचाने के लिए अस्थायी आवास का निर्माण करें। साथ ही साथ उस समय जो है बहुत से ऐसी पशुओं में जो है बीमारियां को भी देखने को मिल जाती है, तो इसके लिए जो है अपने पशुपालक के भाइयों से अनुरोध है कि अपने निकटतम जो है पशुपालक पदाधिकारी या चिकित्सक पदाधिकारी से मिलके उस समय जो भी इमरजेंसी दवा होती है उसके लिए वो उसका बंदोबस्त करके रखे, ताकि समय पर उनको जो दिया जा सके और पशुओं को जो हानि से बचाया जा सके। अक्सर बाढ़ के दौरान और बाद में तमाम तरह की गंदगी चारों ओर फैल जाती है, जिसमें कई तरह के हानिकारक रोग पनपने लगते हैं और इनसे पशुओं में रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए एहतियात के तौर पर पशुओं को वर्षा के पूर्व ही घातक बीमारियों से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं, जिससे संक्रमण काल में पशु इन रोग की चपेट में नहीं आए। साथ ही पशु चिकित्सक की सलाह लेकर कुछ आम रोगों की दवाओं को अपने साथ रखें, जिससे जरूरत पड़ने पर पशु को प्राथमिक उपचार सही समय पर मिल सके। साथ ही हो सके तो आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। खास करके वो जो है मत्स्य पालन जो है, जो मछली पालन करते हैं, उनके लिए किसान भाई जो है आप देखें, जो मछली अगर बड़ी होगी तो उसको पहले ही निकाल लें, ताकि जो है मछली वॉश आउट नहीं हो, बाहर नहीं जाए। और छोटी मछली के लिए उसका प्रबंध करें, ताकि ऊंचा ऊंचा जाली लगा दे, ताकि जो बाहर का पानी उसमें जाए तो वो बाहर फिर ना आए, ताकि आप जो है कम नुकसान आपको हो सके। प्रकृति के रौद्र रूप के सामने हमारी की गई तैयारी सब बेकार हो जाती है। ऐसे में परिस्थिति को देखते हुए भी मवेशियों को ध्यान में रखना चाहिए, जिनमें विपरीत दशा में पशुओं के आहार के लिए मौजूदा पेड़ों की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर चारा देने वाले पेड़ बाढ़ से बचे रहते हैं, लिहाजा उनसे मिलने वाले चारे को पशुओं को खिलाएं। कभी भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए चारे दाने को पशुओं को न दें, क्योंकि इनमें फफूंदी का असर हो सकता, जो कई प्रकार के रोगों को बुलावा दे सकता है। इसी प्रकार भंडारित चारे में भी फफूंदी का असर होने का डर रहता है, लिहाजा उसे भी खिलाने से पहले जांच करा लेना जरूरी है। चारागाहों में कई दिनों तक पानी भरा रहने के कारण घासों के गलने व सड़ने का पूरा खतरा रहता है। ऐसे में पशुओं को चारागाहों में चरने के लिए नहीं भेजना चाहिए। इसके अलावा दुधारू पशुओं से प्रतिदिन दूध निकालना चाहिए, ताकि थनैला रोग से बचा जा सके। पानी का इंतजाम। बाढ़ के समय पानी की कमी पशुओं को गंदा पानी पीने पर मजबूर कर देती है, जिससे कई तरह की बीमारियां हो सकती है, रोगों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। लिहाजा पशुओं के लिए साफ पानी का इंतजाम करना बेहद जरूरी है। दूषित पानी को कैल्शियम कार्बोनेट से उपचारित करके पशुओं को पीने के लिए दिया जा सकता है। तो इस तरह किसान कुछ सावधानियों को अमल कर बाढ़ के दुष्प्रभाव से अपने पशुओं को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला कृषि मौसम इकाई संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में परिवर्तनशील मौसम का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान मौसम की स्थिति सफेद मक्खी के लिए अनुकूल है। किसान भाई सुबह के समय खेत का निरीक्षण करें और पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद अंडाकार या सफेद मोम के फूल से ढके पीले शरीर वाले छोटे निम्फ दिखाई दे सकते हैं।
पत्ती की ऊपरी सतह पर संख्या 8 से 12 आर्थिक नुकसान स्तर तक पाए जाने पर रोकथाम के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें या रसायनों में स्पाइरोमेसिफेन की 1.20 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। कपास की फसल में गुलाबी सुंडी की उपस्थिति और नुकसान का निरीक्षण लगातार करते रहें। अगर आर्थिक नुकसान स्तर 10% तक क्षतिग्रस्त टिंडे दिखाई दे तब इमेमेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 5 ग्राम मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल में बिकानी रोग के नियंत्रण के लिए पौध की जड़ को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 6 घंटे तक डुबोकर रोपाई करें। धान की रोपाई के बाद 15 दिनों तक खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी खड़ा रखें। इसके लिए समय समय पर सिंचाई करते रहें। नील हरित शैवाल का 1 पैकेट प्रति एकड़ प्रयोग उन्हीं खेतों में करें जहां पानी खड़ा रहता हो ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। किन्नू के बागों में लीफ माइनर, सिट्रसिला एवं रेड स्पाइडर माइट और तंबाकू का लट आदि की रोकथाम के लिए टाइजोफास 40 EC दवा की 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। नए बाग लगाने के लिए पहले से तैयार गड्ढों में पौधे लगाने का उपयुक्त समय है। मुर्गियों में रानीखेत रोग होने का खतरा रहता है। इसके लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर लगवा लें और दूसरा R2B का टीका 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। नवंबर माह में अंडे प्राप्त करने के लिए मुर्गियों के चूजे पालने के लिए यह समय उपयुक्त है। अतः मुर्गीशाला की सफाई करके चूजे पालना शुरू करें व सही ब्रूडिंग करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम छपोल, जिला कोटा के कृषक अजय कुमार ने। आप सजावटी पौधों की नर्सरी तैयार करने के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो अजय कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो हम बात करें व्यवसाय की तो नर्सरी को हम जैसे पौधे तैयार करके बेचने के लिए जो एक स्थान पे पौधे तैयार करके बेचते हैं उसको नर्सरी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के जो हैं फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, इनके भी हम सीडलिंग को मार्केट में बेच सकते हैं डायरेक्ट सीडलिंग तैयार करके। इसके लिए हमको पता करना होगा पहले, जैसे कोई भी युवा अगर व्यवसाय करना चाहता है, नर्सरी का व्यवसाय करना चाहता है तो उसके लिए उसको एक थोड़ी सी जगह की आवश्यकता होती है जहाँ पे प्लांट्स का कलेक्शन कर सके और नर्सरी से पौधे तैयार करके मार्केट में बेच सके। तो ये नर्सरी का व्यवसाय आपका एक प्रोडक्शन यूनिट जो है दूर भी कर सकता है, किसान गांव में भी कर सकता है और एक छोटा सा आउटलेट कहीं सिटी के अंदर आपका बनाकर वो आय प्राप्त कर सकता है। आज खेती से जुड़े कई कार्य हैं जिन्हें करके अच्छी आमदनी किसान ले रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सही प्लानिंग जरूरी होती है। उसी तरह फल फूलों और सजावटी पौधों की नर्सरी तैयार करने के लिए सही जगह, तकनीकी जानकारी और तैयार पौधों को बेचने की सही व्यवस्था होने के बाद ही शुरू करें। तो नर्सरी व्यवसाय के लिए आप एक छोटा सा एरिया जो हो आपके पास उसमें मदर ब्लॉक तैयार कर लें। मदर ब्लॉक जिस स्पीसीज का आपको तैयार करना है, जैसे फल का करना है वो जिस भी फल का तैयार करना है उसका एक मदर ब्लॉक तैयार कर लें। उसके बाद आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकते हैं उसका मदर ब्लॉक तैयार कर लें। उसके बाद आप उससे आप कटिंग या प्रवर्धन लगातार मल्टीप्लिकेशन करते रह सकते हैं। उसके अलावा आप एक छोटा सा जो नेट शेड नेट हाउस है या पॉली हाउस बना लें उसी नर्सरी के अंदर। जो पौधे ज़्यादा धूप सहन नहीं कर सकते उनको उसके अंदर उगा सकते हैं और जो डायरेक्ट धूप में उगा सकते हैं उनको आप डायरेक्ट नर्सरी बनाकर या ट्रेंच बनाकर उनको तैयार कर सकते हैं। अब ये तैयार करने की विधि कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मीडिया तैयार करना होता है। जैसे आपका FIM है जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, मिट्टी है या गार्डन सॉइल होती है, उससे तैयार करके आप जैसे भी कोई प्लांट कटिंग करते हैं तो कटिंग उसके अंदर आप लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आप इसमें जैसे पॉली बैग्स हैं उसमें लगा सकते हैं या प्रो ट्रेज हैं उसमें लगा सकते हैं या मिट्टी के गमले उससे तैयार कर सकते हैं या रेज बेड में भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके
बाद उसका जब जैसे कटिंग का स्प्राउटिंग हो जाए या बीज का है जर्मिनेशन हो जाए, उसके बाद आप उसको पॉलीथीन, छोटी छोटी पॉलीथीन में पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। उसमें जनरली जो मदर ब्लॉक बनाकर हम अपने स्थान पे, जैसे शुरू में हम कोई पौधा कहीं बाहर से ले आए और उसको मदर प्लांट की तरह में लगा दिया और उसी से फिर कटिंग वाला है तो कटिंग के थ्रू या बीज वाला है तो बीज के थ्रू हम पौधे तैयार कर सकते हैं। हम देखते हैं आजकल सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो है बाहर से पौधे आते हैं। जो छोटे पौधे हैं वो ज़्यादातर आपके बंगाल से आते हैं और बड़े जो पौधे लाने होते हैं, जैसे हमको 7-8 फीट के पौधे लाने होते हैं, तो ये हैदराबाद वगैरह उधर से हमारे यहाँ पे बेंगलोर की तरफ से हम लाते हैं। तो ये हम यहीं पे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको नर्सरी व्यवसाय में जाना होगा। जैसे कि किसी पौधे में बीज द्वारा प्रवर्धन होता है, किसी में कटिंग द्वारा होता है। डिफरेंट टाइप्स के पौधों में डिफरेंट टाइप्स के प्रोपोगेशन मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका गुलाब, क्राइसेंथेमम, हिबिस्कस, आपका जैस्मीन प्लांट्स हैं जिनकी ज़्यादातर मार्केट में डिमांड रहती है। फाइकस है और उसके बाद बोगनविलिया है, कोलियस है, कैलेडियम है। ऐसे ऑर्नामेंटल मनी प्लांट्स हैं जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है और कंटिन्यूस आपका आजकल जो कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि पौधों का डिमांड ज़्यादा बढ़ा है। ऑर्नामेंटल जो आपका एयर प्यूरीफायर, जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स हैं, उनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ख़ासकर कोरोना के बाद ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो इसके लिए हम कुछ प्लांट्स हैं जिनको एयर प्यूरीफायर के रूप में हम काम में लेते हैं, जैसे कि आपका एरेका पाम है, आपका उसके बाद में सेंसवेरिया है और पीस लिली है, लैंगोस्टोमिया है। ऐसे प्लांट्स जो हैं, बहुत सारे प्लांट्स को हम डिमांड प्रतिदिन बढ़ी है। रेपिस पाम है, तो इनकी हम नर्सरी करके मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा और आय प्राप्त कर सकते हैं। तो मोस्टली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सीजनल्स को छोड़ के ज़्यादातर प्लांट्स हैं जो हम कटिंग द्वारा तैयार कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स की कटिंग्स होती है, जो कुछ होती है जो स्टेम कटिंग से होता है, कुछ है जो आपका लीफ कटिंग से होता है, कुछ रूट कटिंग से होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कहीं जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें ट्रेनिंग लेने के बाद आप आसानी से उसको कर सकते हैं और वो आप अपना व्यवसाय जैसे जैसे फिर खुद करेंगे तो आप उसमें निरंतर नया नया कुछ कुछ सीखते रहेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। इस कार्य में तकनीकी जानकारी बहुत जरूरी होती है, इसलिए इसे सफल बनाने के लिए पहले से स्थापित किसी नर्सरी से या सरकारी संस्थाओं से ट्रेनिंग जरूर ले लें। इसे शुरू करने के बाद शुरुआत में कुछ समस्या आ सकती है, बाद में यह आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो ज़्यादातर जैसे हम कुछ बात करते हैं आपके कुछ फसल की जो ऑर्नामेंटल उसको कैसे तैयार करते हैं, तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है आपका अभी जो आने वाला सीज़न है उसमें क्राइसेंथेमम का गुलदाउदी जिसको बोलते हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करके उसको मार्केट में बेच सकते हैं। तो जैसे ही गुलदाउदी का सीज़न होता है, ख़त्म होने होता है, उस टाइम हम उसको प्लांट्स को मदर ब्लॉक में शिफ्ट कर देते हैं। मदर ब्लॉक मीन्स पुराने जो पौधे हैं उसको शिफ्ट कर देते हैं। उसको हम 3-4 महीने जो गर्मी का समय उसमें बचा के रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मदर ब्लॉक है हमारा, इसमें हमने पौधे तैयार कर दिए हैं। ये पौधे से अब क्या करना है, जैसे ही फर्स्ट बारिश हो जाएगी, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, उस टाइम है इसमें टर्मिनल कटिंग, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये कटिंग्स हैं, इसमें हम 6 से 7 से 8 सेंटीमीटर का ये टर्मिनल कटिंग को कट कर लेंगे यहाँ से। और जहाँ पे हमने रेज बेड बनाया है या प्रो ट्रे में तैयार करना है तो उसको हम इसका लीफ जो है रिमूव कर देंगे, 2-3 रिमूव नीचे से, और उसको हम उस प्लांट में लगा देंगे, जिसका कि आपका 25 से 30 दिन में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो मदर ब्लॉक लगा हुआ है उसमें बहुत सारी आप कटिंग लेकर तैयार कर सकते हैं। जैसे ये कटिंग लेंगे, फिर से इसमें मदर ब्लॉक में स्प्राउटिंग हुआ, उससे फिर कटिंग लेंगे, इस तरह से आप इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अगर रूटेड कटिंग बेचते हैं तो 3 से 4 रुपये एक प्लांट का आपको, यानी कि 1-1.5 महीने के अंदर जो तैयार करेंगे वो 3 से 4 रुपये प्रति प्लांट बिक जाएगा। अगर आप उसी को पॉलीथीन में शिफ्ट करने के बाद बेचते हैं 1 महीने बाद, तो आपका वो 20 से 25 रुपये 30 रुपये तक भी आप उससे ले सकते हैं, जो लाखों में अभी इस समय हम तैयार करके बेच सकते हैं। इसके अलावा जब बात करते हैं रोज़ की, उसके भी डिफरेंट कलर हैं, वो आप कटिंग द्वारा तैयार करके और उसको मार्केट में बेचते हैं। तो गुलाब का जो सीजन होता है अक्टूबर के महीने में,
जब हम उसकी प्रूनिंग करते हैं उस समय हम कटिंग लेते हैं, तो उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर का जो हार्ड है उसका स्टेम है, उससे कटिंग लेंगे। कटिंग लेने के बाद हम उसको रेज बेड में लगा लेते हैं और उसको जब स्प्राउटिंग हो जाएगा उसके बाद हम उसको पॉलीथीन में शिफ्ट करके उसको भी मार्केट में बेच सकते हैं। तो इसका भी काफ़ी डिमांड रहता है और ये भी आप लाखों की संख्या में उत्पादन करके आराम से बेच सकते हैं, जिसकी डिमांड रहती है। इस तरह से नर्सरी व्यवसाय एक आय का अच्छा स्रोत हो सकता है, जिससे बेहतर जीवन यापन एक युवा कर सकता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।